बताना तो था ना। अस्सलाम वालेकुम भाई, फोकस ठीक है? ठीक है, आवाज भी आ रही है? कार्ड भी है अंदर के नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, दुरूद शरीफ पढ़ना। वो टाइम बहुत लग गया, मैंने पूरा भी कराना। चलो एंड पे देखूंगा। सवाल कल एक क्लास में किया था मैंने किया था वो, बस अपना दिल कर रहा था करने का सवाल। उसमें एक पॉइंट 95 वाला, ये अवाम की पुरजोर फरमाइश में मैं दोबारा समझा देता हूँ, लेकिन इसका होमवर्क वाले सवाल से कोई ताल्लुक नहीं था। तो अगर होमवर्क किया होगा तो वो हो गया होगा, अगर किया होगा। अच्छा, इसमें प्रोसेस 2 मैंने बनाई नहीं वर्किंग, और अगर किसी को उसकी साइंस समझ आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो मैं बता देता हूँ उसकी साइंस। था वो बिल्कुल इसी सवाल की कॉपी, बल्कि एक आसानी ये थी कि वो 5% वाला नहीं था, बाकी बिल्कुल इसी सवाल जैसा ही था। लेकिन आज जो सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, अच्छा ये ना प्रोसेस कॉस्टिंग बस खत्म ही है, इतना टाइम लगाया उस पर, तो इतनी सारी मेहनत जाया ना करें, इसलिए जो आखिर के आके मुश्किल सवाल है ना होमवर्क वो करें। तो जो आज वाला सवाल होमवर्क है वो थोड़ा सा ऊंचा है, ये कल वाले से हल्का था, अब जो है ये कल वाले से थोड़ा सा भारी है। वो है ऑटम 17 प्लैटिनम केमिकल्स, पेज नंबर 115 क्वेश्चन 7। प्लैटिनम केमिकल्स, ऑटम 2017 का सवाल था। और जो लोग पास पेपर ही लेके बैठते हैं, इसका आईकैप का सॉल्यूशन गलत था, वही जो कल मैंने आपको 5% वाली बात समझाई है, इसमें भी वो गलत थी, तो वो फिर मैंने अकॉर्डिंगली चेंज करके ही बुक में डाला हुआ है। ऑटम 17 अटेम्प्ट का सवाल है प्लैटिनम केमिकल्स, ये होमवर्क है आज का, है करिएगा। चलो शुक्रिया यार। होमवर्क वाले सवाल के अंदर ना बिल्कुल ये सिग्मा बीटा जैसा सवाल था, जैसे कल वाले सवाल में सिग्मा था तो इस वाले सवाल में वो कॉमेट था, फिर जैसे बीटा था तो इस वाले सवाल में वो G1 था, और जो थीटा था वो इस सवाल में ग्रेविटी था, और बिल्कुल सेम वही रिक्वायरमेंट कि कॉमेट और ग्रेविटी की पर यूनिट कॉस्ट बता दें। अच्छा, मैंने ना वर्किंग्स के अंदर सॉल्यूशन में कहीं भी प्रोसेस 2 की कैलकुलेशंस ऐसा नहीं की, वो इसलिए नहीं की कि उसकी जरूरत पड़ ही नहीं रही है। मैं फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा मैं कर देता हूँ। क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है ही नहीं, ट्रांसफर इन क्लोजिंग है ही नहीं, लॉस है ही नहीं, तो आउटपुट भी यही है, इसलिए ये नहीं बनाया था। और जब है ही सिर्फ यही तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी 4000 ही है। अब जब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो P1 और कन्वर्जन, करंट पीरियड कॉस्ट, ये तो प्रोसेस 1 को सॉल्व करके ही आएगा, ये 2 मिलियन। ईपी के यूनिट्स, इसके भी 4000, इसके भी 4000, तो कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी 500। ये 500 वो है जो कल 81.3 थी। तो चूंकि कहीं पर 4000 के अलावा कुछ था ही नहीं इस सवाल में, इसलिए मैंने प्रोसेस 2 का क्वांटिटी स्केड्यूल ईपी वगैरह नहीं बनाया, अगर बनाते तो ये बनता। तो ये 500 वही है जो 81.3 था कल सवाल में। और आपने इसमें क्या पूछना है वो पूछें। इंस्पेक्शन स्टेज 100% है ना, एट एंड ऑफ लॉसेस आर एक्सपेक्टेड एट एंड ऑफ प्रोसेस ना, तो इंस्पेक्शन स्टेज 100%। अगर कहा होता लॉसेस आर एक्सपेक्टेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस तो फिर 0% होती। और इस सवाल में क्या पूछना है? अच्छा चलें एक और बता दें, एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि ये जो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस दी हुई है, तो ये तो लिखा ही नहीं कि प्रोसेस 1 की है कि प्रोसेस 2 की है। पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, ये प्रोसेस ए की है कि प्रोसेस बी की है? क्यों? ये पॉइंट 1 में इसलिए उनको बताने के तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी क्योंकि प्रोसेस बी में ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं, है ही सिर्फ प्रोसेस ए में, तो जाहिर है कॉस्ट उसी की दी होगी। अगर प्रोसेस बी में भी ओपनिंग होते ना तो फिर पॉइंट नंबर 1 ऐसा ना होता, फिर वो अलग से बताता कि ओपनिंग कॉस्ट ए की है या बी की है, फिर ये बताता। और इस सवाल में क्या पूछना है, किसी ने अगर कुछ पूछना है?
ऑटम 22 किया किस किसने? ठीक है, शाबाश। तो फिर जिन्होंने किया उन सब से हो गया, किसी को कोई मसला नहीं हुआ। सी तो नहीं कराया भी, इसके अलावा बाकी ठीक है जी, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं ना ये कल वो जो 0.95 वाली बात है वो मैं दोबारा बता रहा हूं। बताऊं, जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत, समझ फिर नहीं आनी तो साला जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, ये मैं कल वाली बात दोबारा बता रहा हूं 0.95 वाली, लेकिन पहले कुछ डिफरेंट फिगर से बता रहा हूं ताकि पहले इन डिफरेंट फिगर से समझाऊं, फिर कल वाली फिगर लूं तो वो डबल क्लेरिफिकेशन आ जाए। प्रोसेस 1 से आउटपुट निकला ए और बी, ए के यूनिट्स 3000 और बी के 4000। ये मैंने ऐसी खुद से नया डाटा बनाया। ए हो जाता है सेल, ये बात क्या हो रही, क्या पढ़ा रहा हूं मैं? कल जो 0.95 बताया था ना वो दोबारा समझा रहा हूं। ए सेल हो जाता है 300 रुपए का, जबकि बी प्रोसेस 2 में जाता है। अच्छा, ये 300 का सेल होता है लेकिन कॉस्ट टू सेल भी लगानी पड़ती है इस पे 10 रुपए। बी प्रोसेस 2 में जाता है और ये एक अच्छा बी बन के बाहर निकलता है और फिर ये सेल हो जाता है 500 रुपए का और इस पे कॉस्ट टू सेल लगती है 10 रुपए। हम लोग P1 की जब कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स जो कि लेट्स से 50,000 रुपए है, ज्यादा कर लिया वैसे मैंने, तो वो हम लोग इसमें एलोकेट करने लगे हैं। और जब एनआरबी की रेशियो में बांटेंगे तो हम ये देखना चाह रहे होंगे कि ए के जो 3000 यूनिट्स हैं वो टोटल कितना कमा के ला देंगे और जो बी के 4000 यूनिट्स हैं वो टोटल कितना कमा के ला देंगे। तो ए के 3000 यूनिट्स कितना कमा के ला देंगे और बी के 4000 यूनिट्स इतना कमा के ला देंगे। यहां तक कोई अच्छा सुन भी रहा है? मैं टाइम जाया कर रहा हूं, क्या बता रहा हूं? 0.95 दोबारा समझाने लगा हूं। हम लोग ये टोटल एनआरबी की रेशो में इसको बांट रहे हैं। एक तरीका क्या था बांटने का? यूनिट की रेशो में बांट लेते, लेकिन ये इतना अच्छा तरीका, इतना फेयर तरीका नहीं है। क्यों फेयर तरीका नहीं है? कि उससे क्या होगा, दोनों की पर यूनिट सेम आ जाएगी। ये फेयर नहीं है। जो ज्यादा कमा के दे रहा है उसको कॉस्ट भी ज्यादा बंटनी चाहिए, तो ज्यादा फेयर है एनआरबी की रेशो में। और एनआरबी का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये यूनिट्स टोटल नेट कितना कमा देंगे। एनआरबी कैसे कैलकुलेट होती है इस सवाल में नहीं, वैसे कॉन्सेप्चुअली पूछ रहा हूं। सेलिंग प्राइस माइनस, अच्छा अब ये माइनस रट्टे वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जहां पर खड़े हैं उसके बाद जो कुछ भी होगा, सेल प्राइस माइनस वो जो कुछ भी होगा उसकी कॉस्ट। एनआरबी निकालते हुए, इन्वेंटरी वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं, एनआरबी निकालते हुए सेल प्राइस में से हम क्या क्या माइनस करते हैं, जो जो खर्चा हो चुका, जो होगा। तो एनआरबी सब फ्यूचर वाली चीज है। अगर ये 3000 ऐसे ही बिक जाएगा और ये 4000 फर्दर प्रोसेस होके बिकेगा, तो इस 3000 की एनआरबी 300 माइनस 10 और इस 4000 की 500 माइनस 10। लेकिन इस प्रोसेस में इस पे और भी तो खर्चा होगा, तो वो जो और खर्चा होगा मजीद फर्दर, लेट्स से कि 50 रुपए, तो फिर वो भी माइनस करनी पड़ेगी। क्यों माइनस करनी पड़ेगी? क्योंकि एनआरबी जितने का बिकेगा माइनस जो भी खर्चा हो चुका, जो भी खर्चा होगा, तो ये भी होगा और ये भी होगा, तो इसलिए दोनों माइनस। साथ साथ रोक रोक के पूछता रहूंगा, यहां तक है साथ कौन? ये हम सारी कैलकुलेशंस कब कर रहे हैं? नहीं, मैंने सवाल ही सही नहीं पूछा। हम इस चैप्टर में जो सारी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं वो हम महीने के एंड पे कर रहे होते हैं। तो जब महीना एंड हो चुका तो हमारे पास प्रोसेस 1 में जो कुछ हुआ उसका भी डाटा मौजूद है और प्रोसेस 2 में जो हुआ उसका भी एक्चुअल डाटा मौजूद है ना? इस जुमले को दोबारा बोलूंगा अभी। अब ये 4000 यूनिट्स जब इधर जाते हैं तो नॉर्मली 5% लॉस हो ही जाया करता है। कितना? 200। यानी नॉर्मली ये 4000 इन होते हैं तो कितने बना करते हैं? 800 यूनिट्स बना करते हैं। अब ये 4000 यूनिट्स सारे के सारे बिकेंगे 500 के? बिक ही नहीं सकते,
क्योंकि इस प्रोसेस की नेचर ही ऐसी है कि इनमें से 5% जाया होते ही होते हैं, वो कुर्बान होते ही होते हैं, तो जाके इतने बनते हैं और बिकते हैं। तो इन 4000 की जब हम एनआरवी निकाल रहे होंगे तो हम ये एनआरवी इन 4000 की निकाल रहे हैं कि 2900 की निकाल रहे हैं? निकाल 4000 की रहे हैं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि ये 4000 जब यहां से होते 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 बिकेंगे तो टोटल कितना पैसा कमा देंगे? तो 500 - 10 - 50 इंटू 4000 या इंटू 3800। 4000 करना क्यों गलत है? क्योंकि वो 4000 तो सारे बिकेंगे ही नहीं, तो फिर हम 4000 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? तो 3800। यहां तक भी कौन साथ है? ये 3800 कैसे बना? 4000 में से 5% माइनस किया, तो 4000 में से 5% माइनस किया यानी 4000 इंटू 0.95 किया ना, तो ये हमने 3800 बना दिए हुए हैं। ये हमने 3800 बना दिए इंटू 0.95। यहां तक भी ठीक है यार? वो मर तो नहीं गया? ठीक हो? मैंने कहा 0.95 की ताब ही नहीं ला सके, जिंदा है। क्यों भी जवान बताऊं कि ना बताऊं? 3800 लिखा है मैंने, ये 3800 है। होने चाहिए 5% थे, लेकिन एक्चुअली हो गए नहीं, एक्चुअली हो गए 40 मजीद जाया, यानी एक्चुअली 2760 बने और बिके भी 2760। अब मैं यहां पर फिर भी 3800 लिखूं या अब 3740 लिख दूं? लेकिन असल में तो 3760 ही बन सके। अब कीमती जुमला बोलने लगा। नहीं, अभी ठहर जा, सवाल थोड़ा ध्यान से है, बड़ी जान लगने लगी मेरी। ये जो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, हम इन सब की जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो मंथ एंड पे कर रहे हैं। और क्या ऐसा हुआ था कि प्रोसेस 1 में जो कुछ हुआ मई के महीने में, फिर वो सारे यूनिट्स अगले महीने जाके कहीं प्रोसेस 2 में गए? नहीं, ये साथ साथ काम चल रहा होता है। फर्स्ट मई को जो यूनिट्स प्रोसेस 1 से 4-5 घंटे बाद निकले वो फौरन प्रोसेस 2 में चले गए, जो फिर अगले दफा 4-5 घंटे में निकले वो फिर प्रोसेस 2 में चले गए, यानी प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 पूरे महीने में साथ साथ चल रहा है ना। तो हम ये सारी कैलकुलेशंस कब कर रहे हैं? महीने के एंड पे। अब जब महीने के एंड पे कर रहे हैं तो हमें क्या अभी ये पिक्चर नहीं पता कि 3760 ही बन सके? जब नहीं पता कि पता है? पता है, क्योंकि इस महीने के अंदर इधर बन रहे थे, यहां से निकल के इधर जा रहे थे। ऐसा तो नहीं हुआ कि 4000 एक साथ ही यहां गए हैं। ये 4000 तो पूरे महीने में 100-100 200 करके निकलते रहे, इधर जाते रहे। तो जब महीना एंड हुआ, और ये सारी कैलकुलेशन हम कब कर रहे हैं? अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको ये सारी कहानी ना समझ आए तो इस 0.95 के ना लगाने से 2-3 नंबर से ज्यादा नहीं कटेंगे। ये सब 0.95 समझाने के लिए मेहनत दोबारा कर रहा हूं। अगर आपके लिए ओवर हो जाए तो दफा करो, 2-3 नंबर छोड़ दें। चलें फिर कोशिश कर लेते हैं। हम ये सारी कैलकुलेशन महीने के एंड पे कर रहे हैं। महीने के एंड पे हमारे पास सारा एक्चुअल डाटा आ चुका हुआ है। हमें इन 4000 से कितने पैसे मिलेंगे ये पता लग चुका हुआ है। असल पिक्चर आ गई है, हमें महीने के एंड पे ये रिजल्ट मिल गया है ना। लेकिन हम बेशक मंथ एंड पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम इस 50,000 को जब बांट रहे हैं तो हम मशीन 1 से जस्ट बाहर निकलने वालों को बांट रहे हैं। बहुत कीमती जुमला बोल दिया, मैं दोबारा बोलता हूं। हम ये सारी कैलकुलेशन कब कर रहे हैं? महीने के एंड पे। तो महीने के एंड पे ये भी पता चल चुका, ये भी पता चल चुका है, ये कुछ अनसीन नहीं है हमारे लिए। हमें पता चल चुका हुआ है कि ये जो 4000 यूनिट्स यहां से निकले थे इकट्ठे, ये प्रोसेस 2 में आए थे। उस प्रोसेस 2 से इतने जाया हुए थे, 3760 बने थे, 3760 बने थे और वो इतने के बिक गए थे। हमें ये एक्चुअली पिक्चर पता चल चुकी हुई है। तो अब वो 38 वाले की क्या जरूरत है? कौन सा 3800। लेकिन हम ये जो कॉस्ट बांट रहे हैं ना, हम कॉन्सेप्चुअली ये सारा काम एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कर रहे हैं। स्प्लिट ऑफ पॉइंट बताया था मैंने। प्रोसेस 1 से जस्ट बाहर जो आए हैं, हम कॉन्सेप्चुअली उस मौके की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जब प्रोसेस 1 से ये बाहर निकले होते हैं उस वक्त तो यही सोचा होता है ना कि 5% जाया होंगे, या तब ये भी सोच लिया होता है कि 40 और जाया हो जाएंगे। ये बात मैं दोबारा करता हूं, हमें असल में ये सब नजर आ चुका हुआ है। असल में महीना एंड हो गया है, असल में सारा डाटा एक्चुअल आ चुका हुआ है। लेकिन हम ये वाला स्प्लिट, ये वाली कैलकुलेशन कॉन्सेप्चुअली प्रोसेस 1 के इख्तिताम पे कर रहे हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस 1 से जो निकले हैं, जब प्रोसेस 2 से ये गुजर जाएगा तो इतने का बिक जाएगा। हमें वो गा अभी पता है, लेकिन हम इस कैलकुलेशन में उसको फ्यूचर ही कह रहे हैं। तो जब हम उसको कह ही फ्यूचर रहे हैं तो हमें 3760 पता है क्या? तो इसलिए हम यहां 3800 ही लिखेंगे। और वो 3800 कैसे बन रहा है? दिस इंटू 0.95। जी जी, तो फिर प्रेजेंट इसको कह रहे हैं आप?
ये प्रेजेंट नहीं है। हाँ हाँ 3760 क्यों नहीं आया? ये सवाल है ना कि 3760 क्यों नहीं आया? एनआरबी तो बेटे 3760 नहीं ना, एनआरबी ये, इसको हम एनआरबी कह रहे हैं। एनआरबी ये है, 3760 तो यूनिट्स है। अब सवाल दोबारा करें। बिल्कुल ये एनआरबी है, एनआरबी फ्यूचर वाली है ना, तो ये एनआरबी है। अब यूनिट्स हम आप कह रही हैं कि एक्चुअल 3760 वाले ले लें, यही कहा है। वही बता रहा हूं कि हम लोग ये कैलकुलेशन प्रोसेस 1 खत्म होते ही को सामने रखते हुए कर रहे हैं। अच्छा एक कोशिश और करता हूं, नहीं तो दफा करना, कुछ नहीं कह रहा मैं। कैफ का ग्रुप ए, कैफ का ग्रुप बी, दो टाइम्स में पास। एक स्टूडेंट जिसने कैफ के ग्रुप ए में टोटल खर्चा लेट्स से 1.5 लाख रुपए किया, और ग्रुप बी में खर्चा हुआ करता है इग्नोरिंग इन्फ्लेशन 180, लेकिन उस स्टूडेंट का इसमें खर्च हो गया किसी वजह से 188। दोबारा, एक स्टूडेंट है जिसने ग्रुप ए पास किया इतना खर्चा करके, ग्रुप बी पास किया जो इतने खर्चे में हो जाना चाहिए था, इतने खर्चे में ही हुआ करता है, किसी वजह से उसका इतना खर्चा हो गया। अब उससे ये जो पास ग्रुप बी कर चुका है बच्चा, उससे कोई नया बच्चा पूछ रहा है जो ग्रुप ए जस्ट पास करके आया है, अभी वो ग्रुप बी नहीं पास किया है, वो उस सीनियर से पूछ रहा है कि मैं कितना और खर्चा करके आर्टिकल तक पहुंच जाऊंगा। वो उस बच्चे को क्या एडवाइस करेगा? 180 के 188? 188 उसका तो 188 लगा, लेकिन वो तो उसका लग गया ना, इसको तो यही बताएगा कि तुम जब गुजरोगे तो तुम्हारा 180 खर्च होगा। तो ये असल में प्रोसेस 2 में जो भी हुआ, हम ये किस बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये जो 4000 जब प्रोसेस 1 से निकले थे तो इनको अपना क्या करियर नजर आ रहा था? तो उनको ये नजर आ रहा था कि इतने कट के मर के वहीं खत्म हो जाएंगे, बाकी बन जाएंगे, जो बन जाएंगे वो इतने के बिक जाएंगे। तो इसलिए हम यहां पर 3800 ही ले रहे हैं, इससे ज्यादा सौदा नहीं मेरे पास बेचने का। तो ये जो कल वाले सवाल में किया था 16055 और इसको 0.95 किया था, ये सोचते हुए कि यहां बस 803 ही जाया हुआ करते हैं तो 803 ही जाया होंगे, बेशक 52 और जाया हो गए थे, लेकिन हमने ये वाला 16055 इंटू 0.95 से ही किया था। 500 माइनस ये इस तरह से ये कैलकुलेट किया था। ये 0.95 की वजह है। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं है, जिंदगी में इतनी जरूरी नहीं है जानना, कब्र में इसका सवाल नहीं है। हाँ जी जी, तो फिर तो सारी बहस ही ना होती अगर यूनिट्स में कर रहे होते हैं। अगर हम ये सारा कुछ यूनिट्स की रेशो में बांट रहे होते फिर तो 34800 16055 बस इसकी रेशो में बांटते, फिर तो ये बहस ही ना होती। अगर यूनिट्स की रेशो में बांटना होता है ना तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे यूनिट्स कितने हैं? 34800 है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा यार? जो तो वही बता रहा हूं ना, सिग्मा बीटा ही बता रहा हूं मैं, सिग्मा बीटा ही बता रहा हूं। अगर इसको यूनिट्स की रेशो में बांटना होता, ये लो पता नहीं क्या था जो भी था, अगर इसको यूनिट्स की रेशो में बांटना होता ना तो फिर इसी रेशो में बांटते, फिर ये 0.95 ना करते। 0.95 तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अमाउंट लेनी थी, ठीक है। और किसने बोला था मुझे? हाँ भाई 0.95 क्या कर देता मैं? अच्छा ये किसी को ये मसला हो रहा है 0.95 कैसे बना के 16055 माइनस 16055 का 5%, ये लिखो तो 0.95 समझ आ जाएगा है? ये प्रॉब्लम थी बस 0.95 समझ, शर्म भी नहीं आई ये बात है। मतलब सिर्फ यही मसला था जिंदगी में कि मैं 5% करके माइनस करके दिखाता तो 0.95 वाली बात समझ आनी थी। सीरियसली नहीं मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, ये 0.95 किसी को ये बात समझ नहीं आ रही थी? यार वाकई जिन नहीं सीरियसली बताएं, ये किसको ये 0.95 बात ये देख अच्छा ये था, बेइज्जती नहीं कर रहा, अपने लिए एक चीज जानना चाह रहा हूं, कितने बच्चों को 0.95 अब समझ आई है बात? अरे कसम से बेइज्जती नहीं कर रहा। अच्छा चलें, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, कितने लोगों को 0.95 ये ऐसे ही समझ आ चुका था? हाँ बस ठीक है। अच्छा इसमें एक आखिरी बात बता रहा हूं, अगेन ये बात जो मैं ये गहराइयों में उतरता चला जा रहा हूं, ये 0.95 जिंदगी का बहुत बड़ा मसला नहीं है। अगर किसी को बड़ी कोशिश के बाद भी नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं। अच्छा अब मैं आपको ना एक बात कहने लगा क्योंकि ऑनलाइन में मुझे उम्मीद है
कि कोई ना कोई बच्चा शायद ये सोच रहा होगा या मुझसे मैसेज करके कभी पूछ ही लेगा। अच्छा, अगर समझ आ गई तो ये बात मजे की लगेगी। और इनफैक्ट ये जो मैंने आईकैप को इस पे मनवाया था ना, वो यही बात करके मनवाया था जो बताने लगा। अगर समझ आ गई तो मजा आ जाएगा, नहीं आई तो कोई बात नहीं। 20 लीटर पेट्रोल इंटू 150 रुपए पर लीटर दूध का रेट है, पेट्रोल का ही रेट। 15 किलो सेब इंटू 160 रुपए किलो मैंगो। नहीं, हम जिस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके रेट से ही करेंगे ना। ये 500 रुपए और ये 81.3 क्या बना, ये सॉल्व करें तो 41.7। ये जो 500 रुपए और ये 81.3 है, ये 500 रुपए किस चीज की सेल प्राइस है? थीटा की के बीटा की? थीटा की। एक थीटा इतने रुपए का बिकता है। ये 81.3 कैसे निकाला था? सोल्यूशन देखें, ये 81.3 कैसे निकला था? कन्वर्जन को ईपी से डिवाइड किया था। ये किसकी पर यूनिट कॉस्ट निकली थी? थीटा की के बीटा की? ये थीटा की निकली थी। प्रोसेस 2 का सॉल्यूशन देखें, ये थीटा की निकली हुई है। यानी ये 418.7 क्या है? रुपीज पर थीटा। ये रुपीज पर बीटा नहीं है, रुपीज पर थीटा है। 16,055 क्या है? ये बीते हैं। इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे? 16,055 क्या है? ये बीटाज हैं। ये रुपीज 418.70 पर थीटा है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो करना भी थीटों से। 0.95 क्या है? एक बीटा 0.95 थीटा बनता है। 0.95 थीटा पर बीटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर रुपीज में आएगा। समझ आई बात? चले, अब आज जो होमवर्क दिया ना उसमें ये 5 की जगह 10% था, तो जो इतनी मुश्किल से 0.95 समझाया मैंने वो 0.9 हो जाएगा। है? क्या? अच्छा, वो एक और बच्चे ने भी सवाल पूछा था जिनको ये 0.95 समझ आ रहा था कि अगर प्रोसेस 2 में कोई ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी होता तो क्या फिर भी ऐसे ही करते? प्रोसेस 2 में तो कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था ना। अगर होता कोई ओपनिंग क्लोजिंग, ये फिर भी ऐसे ही करते, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन 16,055 की, कि ये जब उस प्रोसेस से गुजर के आगे बिकेंगे तो 0.95 बच गए होंगे। प्रोसेस 2 में अगर कोई ओपनिंग क्लोजिंग होता तो भी हम ये ऐसे ही करते हैं। कोई मटेरियल अगर ऐड हो रहा होता वो छोड़ देते फिर सवाल, क्योंकि वो इतनी गहरी बात हो जाएगी कि मैं भी आवाम को नहीं बताता, पहले से पूछते हैं। जॉइंट और वाई के सवाल जो अच्छे तगड़े सवाल हैं वो ये 4 ही हैं, जिनमें से एक कल कर दिया, एक कल होमवर्क दे के अभी डिस्कस कर लिया, एक अभी होमवर्क दिया है, कल ये डिस्कस कर लूंगा। जो चौथा है वो ना भी करें तो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल सवाल था, काफी मुश्किल सवाल था। तो अगर आपको ये ना हो कि वो प्रोसेस से ही गुमराह कर दे, तो इसलिए वो मैं कल होमवर्क दूंगा जरूर, लेकिन वो पहले ही बता रहा हूं वो सिर्फ शौकीन लोग ही करना, बाकी लोग दिल के कमजोर लोग सवाल को छोड़ देना। प्रोसेस कॉस्टिंग में, अच्छा मैंने ना बहुत टाइम लगाया प्रोसेस कॉस्टिंग में, और इतनी सारी कैलकुलेशंस, क्योंकि कॉस्ट में आप पहली दफा कर रहे होते हैं इसलिए मैंने जरा होले होले किया है। लेकिन अब इसके बाद जो पढ़ना है उसमें इतनी नहीं हो सकती कि मैं 20-20 क्लासें लगाऊं। हैं जी, कैलकुलेशंस आगे भी हैं लेकिन इतनी लेंथी कैलकुलेशंस आगे नहीं है। इसमें तो बहुत ज्यादा डिटेल कैलकुलेशन थी। तो इसके सवालों में या तो वो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन या इक्विवेलेंट यूनिट्स या इस तरह के सवाल आते हैं, या फिर ये जॉइंट प्रोडक्ट्स वगैरह के सवाल थे, या फिर आपसे एंट्रीज और टी अकाउंट के सवाल पूछे हो सकते हैं। तो इसके लिए एंट्रीज लिखने की मेहनत बचा लेते हैं, टाइम आप आ जाए 108 पे। समझा मैं रहा हूं सारा, लेकिन एंट्रीज लिखी हुई हैं तो फिर मैं वहीं से पढ़ाता हूं। पेज 108।
अच्छा, मैंने ना ये एंट्रीज यहाँ बनाते हुए ना मुझे सुबह वाली क्लास में एहसास हुआ कि मैंने शायद कुछ ओवर एक्सपेक्ट कर लिया कॉम से। तो देखते हैं, शायद आप लोग काबिल बच्चे हों, आपसे शायद ओवर एक्सपेक्ट ना किया हो। इसमें आपसे ना एंट्रीज भी टेस्ट हो सकती हैं और टी अकाउंट भी टेस्ट हो सकते हैं। तो मैंने टी अकाउंट्स और एंट्रीज के फॉर्मेट्स वगैरह सब बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन समझाने में मुझे भी और आपको भी आसानी होगी। मैं टी अकाउंट्स बोर्ड पे ना बना के दिखाता हूं, एंट्रीज फिर मैं आपको वहां बुक में से समझाता हूं। ये जो यहां बनाने लगा हूं, आपके पास बना हुआ है, ये सिर्फ समझ लेना बना हुआ है आपके पास। अच्छा, एक बात ना बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि मुझे लगता है कि बार बार ये बात पूछी जाएगी आपकी तरफ से भी और ये ऑनलाइन वाले बच्चों की तरफ से भी। संडे वाली क्लास में मैंने वो डबल एंट्रीज कराई थी, उसमें बस पहला इंटीग्रेटेड वाला ही, रॉ मटेरियल खरीदना, इशू करना, रॉ मटेरियल के स्टोर में कोई आग लग के जाया हो जाना, फिर उसके अलावा लेबर रिकॉर्ड करना, चार्ज करना, पे करना, ओवरहेड्स, एक्चुअल एफर्ट्स रिकॉर्ड करना, अप्लाई करना, अंडर ओवर अप्लाइड, फिर चीजों का बन जाना, बिक जाना। ये हमने सारी फैक्ट्री की ट्रांजेक्शंस पढ़ी थी। इस चैप्टर को पढ़ते हुए ना प्रोडक्शन में ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे कि प्रोसेस 1 के प्रोसेस 2, बाकी सारी कर ली थी एंट्रीज। तो आपको अगर सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स का सवाल टेस्ट हुआ तो वो तो कर लिए 2-3 जितने भी आए थे, लेकिन अगर प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर डबल एंट्रीज का सवाल टेस्ट हुआ तो इसमें भी वही एंट्रीज हो रही होंगी, लेकिन कुछ और डिटेल भी होंगी। तो मैं अपना करने ये लगा हूं कि चूंकि मैं प्रोसेस कॉस्टिंग को सामने रखते हुए एंट्रीज की प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो मैं उन सब में से कुछ वो जिनमें वर्क इन प्रोसेस डेबिट क्रेडिट है वो रिपीट कर रहा हूं, और जो नई है वो बता रहा हूं। जो पहले बता चुका उनको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। जैसे रॉ मटेरियल खरीदने की एंट्री क्या थी, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी डेबिट, कैश क्रेडिट, ये मैं बता चुका, मैं इस चैप्टर में दोबारा नहीं बता रहा। इसी तरह लेबर का पेरोल रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या थी, वेजेस कंट्रोल डेबिट, पेबल क्रेडिट, ये मैं नहीं बता रहा यहां दोबारा। एक तो मैं यहां पर नई वाली एंट्रीज बताऊंगा, तो तब हमने तफसील से नहीं पढ़ी थी, और दूसरा चूंकि मैंने टी अकाउंट भी बना के देने हैं, तो मैं उन्हीं में से जिन जिन एंट्रीज में वर्क इन प्रोसेस आ रहा था वो मैं दोबारा बता देता हूं। ओके, तो अब मैं आपको जो एंट्रीज बता रहा हूं, पहले पढ़ाई हुई में से कुछ रिपीट करना होगा और बाकी नई बता रहा हूं, और जो नई रिपीट कर रहा हूं वो पहले बता चुका, तो सवाल तो कंप्लीट ही होगा। यानी सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है, उस सवाल के अंदर हो सकता है आपको अंडर ओवर अप्लाइड की भी एंट्री करनी पड़े, लेकिन मैं वो भी नहीं दोबारा बताने लगा। वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए बन रहा है, और अगर एक फैक्ट्री में 4 प्रोसेसेस हैं तो फिर 4 बन रहे होंगे, नहीं, वर्क इन प्रोसेस 1, वर्क इन प्रोसेस 2, वर्क इन प्रोसेस 3। तो सवाल आपको किसी एक का हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन सवाल अगर आपको पूछा हुआ है कि प्रोसेस अकाउंट बना दें तो वो किसी एक डिपार्टमेंट का अकाउंट होगा। अब वो जिसका भी होगा, मैं एक जनरल सा फॉर्मेट बता रहा हूं, जनरल सा। मिसाल ले लेता हूं मैं, वर्क इन प्रोसेस 2 मिसाल ले रहा हूं, तो इसका जो टी अकाउंट होगा आपकी बुक में बना हुआ है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोर्ड पे दोबारा बना रहा हूं। इस टी अकाउंट में बाकी जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंट में पढ़ते हैं डेबिट क्रेडिट ही होता है, लेकिन इस चैप्टर में जो टी अकाउंट पढ़ा रहा हूं उसमें डेबिट क्रेडिट साइड अमाउंट की भी होती है और क्वांटिटी की भी होती है, अमाउंट की भी क्वांटिटी की भी। क्योंकि ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का अकाउंट है। अच्छा, सवाल में हो सकता है इसका नाम वर्क इन प्रोसेस 1, 2, 3 करके दिया, हो सकता है कुकिंग डिपार्टमेंट का वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बना दें तो आप कहेंगे कि कुकिंग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। हो सकता है कि कटिंग डिपार्टमेंट का वर्क इन प्रोसेस, तो आप कहेंगे कटिंग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। जो भी जिस प्रोसेस का सवाल है वो नाम ऊपर आ जाएगा। क्योंकि ये एक इन्वेंट्री है तो इसमें सबसे पहले महीने के शुरू में बीडी बैलेंस होगा, और यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे। ये क्या लिख रहे होंगे और ये क्या लिख रहे होंगे, ये इस ओपनिंग के यूनिट्स लिख रहे होंगे और ये उसकी अमाउंट लिख रहे होंगे। और इस प्रोसेस में मजीद पूरे महीने में क्या क्या होगा, प्रोसेस में मटेरियल कॉस्ट इनकर होगी। अच्छा, मैं बना सामने टी अकाउंट रहा हूं, लेकिन आप पेज 108 पे आए, पहली एंट्री, तो मैंने ना यहां दोबारा नहीं लिखी मटेरियल खरीदने की एंट्री, मैंने नहीं लिखी दोबारा, लेकिन चूंकि मैंने टी अकाउंट में रिलेट करना था तो मटेरियल इशू करने की एंट्री दोबारा लिख दी, वरना तो पहले भी बता चुका हूं। तो मटेरियल जब प्रोसेस को इशू होगा तो क्या एंट्री होगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट, यानी ये डेबिट, ये भी और ये भी, ये क्या, इनपुट के यूनिट्स और ये उनकी कॉस्ट। और अगर ये वर्क इन प्रोसेस 1 नहीं है, 2, 3, 4, 5 है, तो पिछले प्रोसेस से इन हो रहा होगा, तो ये वाला प्रोसेस डेबिट और पिछला वाला प्रोसेस क्रेडिट। एंट्री नंबर 2 देखें, अच्छा अगले पेज पे देखिए, मैंने ये टी अकाउंट बनाया हुआ है, अगले से अगला, ठीक है, मैंने बनाया हुआ है, बस समझाने के लिए मैं बोर्ड पे लिख के दिखा रहा हूं। और मैंने जो बनाया हुआ है, मैंने एंट्रीज के रेफरेंस भी लिख दिए हुए हैं, देखें कि मैंने कौन कौन सी एंट्रीज में कहां किस साइट पे पोस्ट की है। ओके, एंट्री 1, 2, ओके, हाँ जी, कौन सी, अगर ये प्रोसेस 2 का सवाल हुआ तो प्रोसेस 2 में इनपुट कहां से आएगा, प्रोसेस 1 से, तो एंट्री क्या बनी, वर्क इन प्रोसेस 2 डेबिट, वर्क इन प्रोसेस 1 क्रेडिट।
तो वर्क इन प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाया तो वो ये डेबिट आ गया। और अगर डबल एंट्री करनी है तो जिस प्रोसेस का सवाल है वो डेबिट और जो से पिछला था वो क्रेडिट। ओके बस यही मैंने ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट किया है कि किसी एंट्री में वर्किंग 2 लिख दूंगा, वर्किंग प्रोसेस 2 लिख रहा हूंगा, किसी में 3 लिख रहा हूंगा, किसी में 1 लिख रहा हूंगा। बस ये समझाना चाह रहा हूं कि जिस प्रोसेस का सवाल है अगर उसमें ट्रांसफर हो रहा है तो वो डेबिट और पिछला वाला क्रेडिट। एंट्री नंबर 3 देखें, ये क्या है? अच्छा, अब मैंने वो एंट्री दोबारा नहीं करके दिखाई कि वेजेस कंट्रोल डेबिट, विथहोल्डिंग टैक्स पेबल क्रेडिट, पेबल टू एम्प्लॉइज क्रेडिट, वो नहीं की, वो होती है, वो वहां बता चुका था उस चैप्टर में। यहां पर मैंने सिर्फ वो वाली दोबारा लिख दी जो चार्ज करने की एंट्री है, और वो भी सिर्फ डायरेक्ट लेबर वाली। इनडायरेक्ट लेबर की एंट्री कैसे होगी? इनडायरेक्ट लेबर चार्ज करना है, एफओएच कंट्रोल डेबिट, वेजेस कंट्रोल क्रेडिट, वो मैं नहीं करके दिखा रहा दोबारा, वो होती है लेकिन यहां दोबारा नहीं बता रहा मैं। तो डायरेक्ट लेबर को चार्ज करने की एंट्री क्या हुई? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और वेजेस कंट्रोल क्रेडिट। इधर भी यूनिट थोड़ी है, इसकी तो सिर्फ अमाउंट है। चौथी एंट्री एफओएच अप्लाई करने की एंट्री क्या होती है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच कंट्रोल क्रेडिट। वही एंट्री दोबारा लिख दी मैंने, और पी अकाउंट में डालें तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट। एंट्री 4 अच्छा हो गई। एंट्री 5, अब यहां से देखें, पहले प्रोसेस में पड़े हुए थे, अब ये इसको फिजिकल मूवमेंट के हिसाब से भी समझते हैं। पहले प्रोसेस में पड़ा हुआ था, इतना पिछले प्रोसेस से आया, इतना नया मटेरियल आया, डेबिट डेबिट डेबिट, जो यहां से निकलने हैं क्रेडिट। एक तो निकलेंगे ट्रांसफर आउट। अब वो जो ट्रांसफर आउट हैं, या तो ये वर्क इन प्रोसेस 2 का सवाल है तो वो वर्क इन प्रोसेस 3 में जा रहे होंगे, या फिर ये आखिरी प्रोसेस है तो यहां से निकल के नहीं सेल नहीं हो रहे होंगे, यहां से निकल के फिनिश गुड्स में जा रहे होंगे। ये मैंने एंट्री 5 बल्कि 5.1 लिखी है, 5.1 और 5.2 लिखी है। 5.1 5.2, अगर इससे आगे प्रोसेस था तो अगला प्रोसेस डेबिट, ये वाला प्रोसेस क्रेडिट, और अगर ये आखिरी प्रोसेस था तो फिनिश गुड्स डेबिट और ये वाला क्रेडिट। तो ट्रांसफर आउट आ जाएगा यहां। लेकिन अगर ये जो ट्रांसफर आउट मतलब आउटपुट था ये जॉइंट थे तो फिर उसको टी अकाउंट में भी ना तोड़ के बताना पड़ता। ये मैंने 5.3 लिखा हुआ, ये दोनों अलग अलग बताने पड़ते हैं। अच्छा 5.3 भी देखें, खास तौर पे जो मैंने उसकी ब्रैकेट में एग्जांपल लिखी हुई है, देखें बात समझ आ रही है? अरे अभी कैसे यस पढ़ोगे तो फिर ना, मैंने बस ये मिसाल लिखी है, बताना ये चाह रहा हूं कि वो जो जॉइंट प्रोडक्ट है अगर वो बस फाइनल हो गया तो फिनिश गुड्स, और अगर उसने आगे मजीद प्रोसेस होना है तो अगला प्रोसेस डेबिट। यानी अगर ये वो सिग्मा बीटा कर लें तो सिग्मा चूंकि फाइनल हो रहा था तो फिनिश गुड्स सिग्मा ये डेबिट, और वो जो बीटा था वो वर्क इन प्रोसेस 2 डेबिट। क्रेडिट तो इकट्ठा ही कर दिया। एंटी 5 ओके। अच्छा 6 अभी बाद में बताऊंगा, मतलब कल बताऊंगा। एंटी 7 नहीं कल नहीं, वो भी बताऊंगा, ये मैं पूरा कर लूं ना। ये इधर देखें, इधर एंटी 7 नहीं, इधर देखें, ये फिजिकली भी मैं बता रहा हूं। डेबिट साइड पे क्या आ रहा है? जो प्रोसेस में इन हो रहा है, जो पहले से था और जो इन हुआ, और क्रेडिट पे क्या होगा? जो आउट हो रहा है। यूनिट्स वाले कॉलम की बात कर रहा हूं मैं। और आउट क्या क्या हो रहा है? ये जो कामयाब होके जा रहे हैं ये भी आउट है, और जो लाशें यहां से उठाई जा रही हैं वो भी आउट है। सिर्फ एबनॉर्मल या नॉर्मल भी? दोनों। तो यहां नॉर्मल लॉस भी होगा और एबनॉर्मल लॉस भी होगा। है थोड़ा सा जल्दी डायल होगा ये, अभी थोड़ी देर तक आ जाएगी ये बात। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों के यूनिट्स यहां क्यों लिखे हैं कि दोनों ही आउट हो रहे हैं। ये यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं। और जितने आए और जितने गए बाकी क्या रह गया? सीडी। और अगर एबनॉर्मल लॉस इधर लिखा है तो एबनॉर्मल गेन इस साइड पे आएगा। एंट्री नंबर 7 देखें, नॉर्मल लॉस को हम इस अकाउंट से क्रेडिट करके स्क्रैप इन्वेंट्री नामी एक अकाउंट में ले जाएंगे। ये भी मैंने अकाउंट बनाए हुए अगले पेज पे। हम नॉर्मल लॉस को इस अकाउंट से क्रेडिट करके इधर ले आएंगे डेबिट साइड पे। 7 है, 7 है। अच्छा मैंने ना सब एंट्रीज के साथ उनकी अमाउंट भी लिखी हुई है। नॉर्मल लॉस वाली एंट्री की देखिए अमाउंट क्या लिखी हुई है मैंने, की स्क्रैप वैल्यू। ये नॉर्मल लॉस वाले की स्क्रैप वैल्यू होगी। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू से ये क्रेडिट और ये डेबिट। अच्छा एक बात, मैंने पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू का क्या करवाया होता है? कॉस्ट में से लेस कर रहे होते हैं ना, तो देखें कॉस्ट लिखी हुई है यहाँ, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप लिखी हुई है यहाँ, तो वो डेबिट साइड पे लिखी हुई है, ये क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है, तो वो नेट ही रहा है। एंट्री नंबर 8 देखें, ये क्या हो रहा है? एबनॉर्मल लॉस को यहां से निकाल के हम एक एबनॉर्मल लॉस नामी अकाउंट में डाल रहे हैं। नॉर्मल को इधर ले गए, एबनॉर्मल को एक अलग अकाउंट में ले गए।
अच्छा ये तो मैं बताऊंगा कल, सिर्फ ये भी पूरा करके दे रहा हूं। अब ये जो मैं यहां पर इधर ऑपरेशन करूंगा ना, तो आप अपनी बुक में बेशक कर लेना। ये जो मैं यहां पर एक काम करने लगा हूं अभी, वो आप अपनी बुक पे करना चाहें तो कर लेना। मैंने अभी ना यहाँ स्क्रैप इन्वेंटरी वहां लिखा हुआ है पेज 111 पे, यहां लिखा हुआ है ना, वो अभी नहीं समझाया। मैं आपको जब कल ये समझा दूंगा ना स्क्रैप इन्वेंटरी, तो ये बाय प्रोडक्ट की भी बात बता दूंगा। अभी मैंने यहां नहीं बताया, बाय प्रोडक्ट लिखा है ना, मैंने ये अभी नहीं समझाया, इसलिए मैंने यहां लिखा भी नहीं। अब आप ऑपरेशन ये कर लें कि ये होगी टोटल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। टोटल से मेरी मुराद मटेरियल कन्वर्जन मिला के, और ये सारा कुछ ये सवाल में गिवन होता है, ये सवाल में गिवन होता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनपुट, जो मैं आपको करंट मंथ डाटा देता था तो यही दिया होता था। ये फिगर गिवन होती है सवाल में। ओपनिंग की कॉस्ट गिवन होती है, ये आपको सवाल में गिवन होता है। ये फिगर कौन सी होगी? नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू होगी। ये और ये नहीं, सॉरी ये नहीं, ये सब इनकी कॉस्ट्स हैं, ये सब कॉस्ट्स हैं, और ये आपको सवाल में गिवन होंगी। तो फिर सवाल किस बात का है? ये सारी वही चीजें हैं जो आप स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में निकाला करते थे। यानी वर्किंग में अब आप स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन वाली मेहनत करके उसको यहां टी अकाउंट में रख रहे होंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनकी एंट्रीज फर्क है। इसकी एंट्री और है, ये किसी और एंट्री के जरिए यहां आ रही है। मटेरियल की एंट्री और है। क्या बोल रहा था मैं, पता नहीं। एबनॉर्मल गेन, ट्रांसफर आउट, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग, ये सब वही फिगर्स हैं जो इनकी कॉस्ट है, जो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में निकाला करते थे। अगर प्रोसेस अकाउंट का सवाल रिक्वायर्ड हुआ तो फिर आप वर्किंग में ये मेहनत कर रहे होंगे, और जो इनकी कॉस्ट निकलेगी ये वही है जो हमने यहां लिखनी है। और ये क्या चीजें हैं? ये बाय प्रोडक्ट नहीं, ये क्या? ये जो हमने कॉस्ट एलोकेशन कल तक सीखी है, ये जो हमने एलोकेशन कॉस्ट सीखी है कल तक, तो इस टी अकाउंट को अगर रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ तो मैं आपको ये गाइड कर रहा हूं कि चीजें कहां से आएंगी। ये गिवन होगा और ये फिगर्स आप निकाल रहे होंगे वही सारी वर्किंग करके, जैसे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन भी करते थे। और ये क्या फिगर होगी? ये नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू होगी। तो मैंने आपको वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बताया है, और इनमें जो जो भी एंट्रीज थी वो एंट्रीज बताई हैं। ये मैं इंशाल्लाह कल समेट के फिर कल इसके सवाल की प्रैक्टिस कराता हूं। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज, कल से।